मेरे वालिद जमींदार के माल मवेशियों की देखभाल करते थे। उनके मातहत 3-4 नौकर थे जो मवेशियों को चारा डालते और गोबर वगैरह साफ करते, रोज बाड़े को धोते थे। वालिद साहब का काम उन चाकिरों की निगरानी करना था कि वो वक्त पर मवेशियों को चारा डालें, उनको धूप से छांव में बांधें और उनकी देखभाल में कोताही न करें। वालिद साहब दयांतदार थे। जमींदार की निगाहों में उनकी बड़ी कदर व मंजलत थी। अपने अजीजों की मानंदबा को वो अजीज रखते थे और इतना ख्याल रखते कि लगता था जैसे वो हमारे रिश्तेदार हों। मैं उनको चाची कहती थी। मेरा आना जाना चाची के घर रहता था। उनकी एक बेटी दरख्शंदा मेरी हम उम्र थी। हमारा बचपन साथ गुजरा। दरख्शंदा बहुत अच्छी लड़की थी, उसमें गुरूर नाम को ना था। वो मुझे अपनी बहनों जैसा समझती थी। उसकी वालदा जब आए दीन पर उसके लिए नए कपड़े सलवाते, मेरे लिए भी नया जोड़ा चूड़ियां वगैरह लाते। सच तो यह है कि मुझे उनका घर अपना घर मालूम होता था। जिन दिनों मैंने छुट्टी पास की अचानक अब्बा ने मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया, क्योंकि प्राइमरी स्कूल तो घर के पास था और हम पैदल चले जाते थे, लेकिन गर्ल्स हाई स्कूल नदी पार था, पुल क्रॉस करके जाना पड़ता था। दरख्शंदा कार में जाती और वालिद साहब को यह पसंद न था कि मैं भी उसके साथ रोजगार में चढ़ बैठूं, लिहाजा उन्होंने आगे पढ़ने से रोक दिया। इस बात का मुझे उस कदर सदमा हुआ कि मैंने 2 दिन तक खाना न खाया, रोती रही। अब्बा पर कोई असर न हुआ। जब दरख्शंदा को स्कूल जाते देखती तो दिल हसरत से फटने लगता। क्या बताऊं कि कितना सदमा था। क्लास में अव्वल पोजीशन लेती थी। पढ़ने का इतना शौक था कि रात में अगर दिया बज जाता तो चांद की रोशनी में पढ़ती थी। मेरी नजर आकाब ऐसी तेज थी, चांद की रोशनी में भी पढ़ सकती थी। 7वीं क्लास शुरू हो गई। रोज दरख्शंदा स्कूल के बारे में आकर नित नई बातें बताती कि बहुत वसीया और खूबसूरत स्कूल है। ग्राउंड दरख्तों और सब्जे से भरे हुए, जहां हेड मिस्ट्रेस ने फूलों की क्यारियां और रोशें सजाई हैं। आसपास की बस्ती से भी लड़कियां पढ़ने आती हैं। इस्तानियां बहुत अच्छी हैं और ध्यान से पढ़ाती हैं। एक दिन उनके स्कूल में मीना बाजार था। मेरा जी चाहा कि उड़कर पहुंचूं और मीना बाजार की रौनक देखूं, मगर आहा की वजह से जाने से माजूर थी। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था कि अब ज्यादा बाहर नहीं आना जाना, कि अब तुम बड़ी हो गई हो। नाचार दिल महसूस कर रह गई। जब दरख्शंदा ने बलवाया कि आज तो चलो मीना बाजार, और अब्बा ने जाने न दिया, तब सोचा कि ऐसी मजबूर जिंदगी से जीने का क्या फायदा है, इससे मर जाना अच्छा है। जब वालिद बाड़े की तरफ चले गए तो मैं भी अफसरदगी के आलम में घर से निकल गई और सीधी नदी की राह ली। नदी काफी चौड़ी थी, पानी से लबालब भरी हुई थी। बस मैंने पल पर खड़े होकर थोड़ी देर सोचा और फिर आना फाना इसमें छलांग लगा दी। मेरी खुशकिस्मती कि इसी वक्त मुझे पानी में छलांग लगाते हुए आसफ ने देख लिया। वो अपनी बहन को स्कूल पहुंचाकर वापस घर को लौट रहा था। आसफ दरख्शंदा का बड़ा भाई था। उसने जो मुझे नदी में गिरते देखा, दौड़कर आया और पानी में छलांग लगा दी। वो बहुत अच्छा तैराक था। एक लम्हा जाया किए बगैर उसने मुझे पकड़ लिया और डूबने से बचा लिया। वो मुझे उठाकर पल पर ले आया और फिर अपनी गाड़ी में डालकर घर पहुंचाया। वालिद साहब को खबर हो गई। दौड़ते हुए बाड़े से घर पहुंचे। देहात के लोगों को खबर होती है कि अगर कोई पानी में गिर जाए तो उसे मौजों से निकालकर क्या तराकीब करनी होती हैं और जिंदगी कैसे बचाते हैं। आने से पहले आसफ ने वह तराकीब कर ली थी और अब मैं 4 पाई पर लेटी सांस ले रही थी। बलाशबा अब्बा मुझसे प्यार करते थे। इस हाल में देखा तो रो पड़े। आसिफ ने जाकर डेरे पर चचा जी को खबर कर दी थी। वो भी आ गए। पूछा कि बटिया का क्या हाल है, अगर अस्पताल ले जाना है तो गाड़ी बाहर खड़ी है, उसको अभी लिए चलते हैं। ये अब ठीक है, सांस बहाल हो गया है, पेट से पानी निकाल दिया है, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आहा ने शुक्र ये अदा किया और चचा जी ये कहकर चले गए, अगर रुपए चाहिए या गाड़ी और ड्राइवर की जरूरत हो तो बुला तकल्लुफ आ जाना। जब मेरी हालत जरा सी हुई, वालिद ने पूछा, तुमने नदी में क्यों छलांग लगाई थी? मैंने कहा, आपने मुझे स्कूल जाने से रोका है, इसलिए मुझे पढ़ने दें। मैं एक अच्छी लड़की हूं अब्बा, आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुनकर वालिद साहब खामोश हो गए।
कुछ दिनों बाद दरख्शंदा के घर गई। उसके वालिद ने भी यही सवाल किया तो मैंने उनको बताया कि अबा ने मुझे हाई स्कूल जाने से मना किया है, जबकि मेरा ख्वाब था कि हाई स्कूल पढ़ूंगी। उसी वजह से मैंने खुद को मौत से हमकिनार करना चाहा कि बगैर पढ़ाई इंसान की इज्जत नहीं, और लड़कियों की तो जिंदगी ही मिट्टी में मिल जाती है, वो अगर पढ़ी लिखी ना हूं। जमींदार के दिल पर मेरी बात का बहुत असर हुआ। इसी वक्त वालिद को बुलवा कर कहा, दीन मोहम्मद, तुमने रोशन को स्कूल से रोककर बड़ी गलती की है। ये तो अव्वल पोजीशन लेने वाली बची है। मेरा कहा मानो उसे स्कूल भेजो। जमींदार की बात कौन टाल सकता था, जबकि वालिद साहब के लिए तो उनका कहा हुक्म का दर्जा रखता था। नाचार उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी और 7वें में दाखिल करा दिया। मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। ऐसे हवाओं में उड़ती फिरती थी जैसे सूखे धानों पानी पड़ गया हो। मेरे नसीब जाग गए थे। तभी दिल में अहद कर लिया कि जिस खौफ से अबा मुझे तालीम से रोक रहे थे, कभी उनके एतमाद को ठीस न लगने दूंगी और पढ़ाई के अलावा किसी ख्याल को अपने ध्यान में न लाऊंगी। ये एक बहुत बड़ा एहसान था जो उन्होंने मुझ पर किया था। उस एहसान को भला क्यों कर भला सकती थी। हमतन पढ़ाई में लग गई और हरगज किताबों के अलावा इधर इधर ध्यान को भटकने नहीं दिया। हमारे घर मोहल्ले का कोई लड़का नहीं आता था, हती कि किसी रिश्तेदार लड़के को भी घर की दहलीज पार करने की इजाजत न थी। लेकिन आसफ बचपन से आया करता था। जब वो छोटा था उसकी माँ सख्त बीमार हो गई। जब उम्मी ने उसे पाला तो वो उम्मी को माँ जी कहता था और जब चाहता उम्मी के पास आ जाता। मेरा एक भाई उसका हम उम्र था जिससे उसकी दोस्ती थी, वो उमर से मिलने आता था। ये एक मामूल था। छुट्टी के रोज अगर आसफ उमर से मिलने ना आता तो वालदा बलवाते कि आसफ क्यों नहीं आए। वो हमारे घर के फर्द जैसा था। उम्मी ने उसे पाला था तो औलाद की मानंद मेरे वालिदैन आसफ से प्यार करते थे, जबकि उसकी माँ का कहना था कि बख्त बीबी का बड़ा एहसान है कि इसकी देखभाल ने मेरे बेटे कोई जिंदगी अता की, वरना तो मैं मर चुकी होती। आसफ ने मेरी जान बचाई। वो खुश था कि उसके अबू का मेरे अबा ने कहना माना और स्कूल भिजवाना शुरू कर दिया। हमारे घर का माहौल ऐसा था कि बुलाशुबह वो रोज आता, मगर मैं उससे हम कलाम ना होती। अदब और शर्म व हया मेरी घटी में पड़ी हुई थी। बुला जरूरत घर से ना निकलती। घर के कामों में वालदा की मदद करती। मेरी हर आदत आसिफ को अच्छी लगती थी, जिसका तज़करा वो अपनी बहन रखशंदा से करता था, जो मेरी बचपन की सहेली थी। मैंने गरीब घराने में जन्म लिया, मगर आदतें अमीरों की बच्चियों जैसी थीं। हर रोज नहाना, कपड़े बदलना और साफ सुथरा रहना। मैं किसी तरह भी गरीब घर की नहीं लगती थी। आसफ भी नेक तींत और मुख्तलिफ कस्म का लड़का था। वो आम लड़कों की तरह हर लड़की को नहीं देखता था। वो इन मर्दों में से न था जो औरत को खिलौना जानकर कुछ अरसा खेलते हैं, फिर उसके कल पर्जे अलहिदा करके तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं, एक बेजान गड़िया की तरह। वो ऊन पुजारियों में से था जो हजारों में से सिर्फ एक मूर्ति को पसंद करते हैं और उसको मन मंदिर में सजा लेते हैं, ये सोचे बगैर कि कोई निया ख्याल इस पराने बद को पाश पाश भी कर सकता है। उसने भी चुपके से मुझ बेजबान मूर्ति को हमेशा के लिए अपने मन मंदिर में सजा लिया। आसफ का ख्याल था कि शरीक जिंदगी एक होती है और हर लड़की पर नजर डालना गलत बात है। उसका यह भी ख्याल था कि शायद मैं उसको अपना भाई समझती हूं। वो अक्सर अमी से कहता, मुझे ऐसी शरीक हयात की तमन्ना है जो बहुत ऊंचे ख्यालात की मालिक ना हो। कभी मेरे जहन में यह ख्याल नहीं आया कि वो ऐसा मेरे लिए कहता होगा। हमारे तबके में बहुत फर्क था, बल्कि जमीन और आसमान का फर्क था। वो मालिक और हम नौकर थे। ये तो चचा जी की मेहरबानी थी कि वो हमको उस फर्क का एहसास नहीं दिलाते थे, लेकिन इंसान को खुद भी तो अपनी हुदूद और हैसियत का अंदाजा होता है, सो ऐसा सोचना हमाकत के सिवा और क्या था। एक रोज आसफ हमारे घर आया। उम्मी अब्बा किसी अजीज की वफात में गए थे। मौके देखकर मैंने कहा, आसफ अम्मी तुम्हारी बात मानती हैं, उनको कहना मुझे मिट्रक के बाद भी पढ़ने दें। दूसरी लड़कियां पढ़ें ना पढ़ें, वो तो प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ी हुई हैं, मगर मैं वैसी नहीं, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। उसने तसल्ली दी कि मिट्रक कर लो, फिर बात करेंगे, अभी से बात करना बेकार होगा। जब मैंने मिट्रक कर लिया
एक दिन आसिफ ने एक अच्छी किताब पढ़ने को दी और कहा कि ये तुम्हारे लिए दरख्शंदा ने भजवाई है, लेकिन उसमें एक चिट्ठी भी है। मैंने किताब ले ली। वो चला गया। जब किताब खोली, इसमें आसिफ की चिट्ठी थी। लिखा था, रोशन, मैं तुमको शरीक हयात बनाना चाहता हूं। अगर तुम उस बात से खुश हो तो मुझे तुम्हारा वादा चाहिए। अगर इनकार करना है तो खुफा मत होना, बल्कि ये चिट्ठी मुझे वापस कर देना और किसी से जिक्र मत करना। मेरी इज्जत रख लेना। चिट्ठी पढ़कर पसीना पसीना हो गई। अपने वालिद का चेहरा आंखों के सामने फिर गया और दिल में क्या हुआ, ये कौल कि कभी उनके एतिमाद को ठेस न पहुंचाऊंगी, कानों में गूंजने लगा। अगले दिन जब उसने जवाब मांगा, मैंने जरा गुस्से से कहा, आसिफ, मैं कभी ऐसा ना करूंगी। वो बुझ गया और कहा, मैं बहुत पछता रहा हूं। ए काश मैं अपनी इज्जत इस चिट्ठी की सूरत में तुम्हारे हाथ में न देता। अगले दिन मेरे वालिदीन इंतकाल वाले घर में चंद दिनों के लिए रहने चले गए। मेरे मामू फूत हो गए थे, जो दूसरे गांव में रहा करते थे। उनका जाना जरूरी था। जाते हुए वो आसिफ को कह कर गए कि हमारे घर का ख्याल रखना। मैं और छोटा भाई घर में थे। आसिफ ने हमारे घर आना बंद कर दिया। कई दिन वो ना आया तो मुझे अफसोस हुआ। अपनी एक सहेली राशिदा से जिक्र किया, जो साथ वाले घर में रहती थी। उसने मुझे कहा कि तुम मुझे मुफ्त लिख दो। माजिरतनामा था कि मैं इस तक पहुंचा दूं, उसका दुख कम हो जाएगा। मैंने खत लिखा, आसिफ, में प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ सकती, क्योंकि एक तो हम गरीब लोग हैं, फिर इससे बाप और भाई की इज्जत पर दाग लग जाता है। मैं अपने अबा की नाफरमानी नहीं कर सकती। मेरे नसीब में जो लिखा होगा वही मिलेगा। मैं तुमसे माजिरत करती हूं और तुमको सदमा पहुंचाने का मुझे भी दख है, मुझे माफ कर देना। मेरा खत पढ़कर वो मायूस हो गया। वालदीन से उसरार किया कि वो अपने चचा के पास पढ़ने को लंदन जाना चाहता है। तब उसके वालिद ने उसे दौर लंदन भेज दिया। उसने राशिदा को बता दिया कि उसका वीजा लग गया है। वो मुझसे मिलना चाहता था, मगर राशिदा ने मुझे न बताया। वो बिल्कुल न चाहती थी कि मैं इससे मिलूं। वो चला गया और मुझे मिट्रक के बाद घर बैठा दिया गया। 4 साल गुजर गए। वो लोटा तो काफी बदल गया था, बहुत खूबसूरत हो गया था। हमारे घर आया, मगर मेरी हिम्मत न पड़ी कि उसकी तरफ देखूं या बात करूं। फिर उन्होंनी हो गई। चचा जी और चाची मेरा रिश्ता लेने आ गए। उम्मी अबू की तो बाछें खुल गईं और उन्होंने फौर आहा कर दी। वो जमींदार और हम चाकिर, मगर मुझ में जाने उन्हें क्या गिन नजर आए कि बेटे की इज्जत से हार मान ली और यूं मैं जमींदार घराने की बहू बन गई। आसिफ की चाहत ने अमीरी और गरीबी का फर्क मटा दिया। फिर मेरी ख्वाहिश पर मुझे पढ़ने को कॉलेज में भी दाखिल करा दिया। मैंने ग्रेजुएशन कर ली। रोज ड्राइवर गाड़ी पर मुझे कॉलेज छोड़ने और फिर लेने जाता था। वालदीन गरीब जरूर थे, मगर शरीफ और इज्जतदार थे, और पहले वक्तों में दौलत से ज्यादा और शराफत को अहमियत दी जाती थी। ए काश कि आज भी उन्हीं अक़दार को अजीज रखा जाए और दौलत ही को सब कुछ ना समझा जाए, क्योंकि आदमी की कदर व कीमत शराफत से होती है, दौलत और रुपए पैसे से नहीं। ये तो आनी जानी चीजें होती हैं। मैंने दौलत का लालच नहीं किया। खुदा ने मेरे नसीब में खुद ही दौलत और एक अच्छा खावंद लिख दिया था, सो इस खुद मुझे मिल गया। इन नामतों के लिए रब का जितना शक्र अदा करूं कम है। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हां, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं, ताकि आपको नई कहानियों की इत्तला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मजीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफत करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।